नमस्कार, सुर्खियां अखबार के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ आंचल कादिया। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को बड़ी ही अहम जगह दी है। बाकी तमाम अखबारों में भी इस खबर को अहम जगह मिली है क्योंकि खबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे, जबकि हरियाणा में मात्र एक ही चरण में वोटिंग खत्म हो जाएगी। हरियाणा में भी 90 विधानसभा सीटें हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर के 90 ही हो गई है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 18 सितंबर को, दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर, तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तो वहीं पर हरियाणा में भी 1 अक्टूबर को ही वोट डाले जाएंगे। तो फिलहाल देखिए, दैनिक भास्कर के साथ साथ अलग अलग अखबारों में आप इस खबर को देख पाएंगे। दरअसल 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से, और जम्मू कश्मीर में जहां 18 और 25 सितंबर को और वहीं 1 अक्टूबर और साथ ही हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। तो यानी कि 18-25 सितंबर को होगा जम्मू कश्मीर का चुनाव और फिर 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने हैं, और ऐसे में 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो देखिए, धारा 370 हटने के बाद से पहला मामला है जब पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जाएंगी, विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। 10 सालों के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि जब से धारा 370 हटी थी तब से जिस तरीके की हमने वहां पाबंदियां देखी, बाकी जिस तरीके के हालात हमने वहां देखे, तब से चुनाव नहीं हो पाए थे। लेकिन अब पूरी तैयारी जम्मू कश्मीर के लिए कर ली गई है। साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा की तैयारियां भी की जा रही थी तमाम पार्टियों की ओर से भी, और चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से इन 2 राज्यों में चुनाव करवाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो वहीं पे देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अमित शाह का बयान सामने आया। अमित शाह ने कहा है कि लोकतंत्र की जड़ें और भी ज़्यादा मजबूत होंगी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीते कई सालों से चुनाव नहीं हुआ है, धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसी तरफ अमित शाह इशारा कर रहे थे। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि चुनाव से लोकतंत्र की जड़ें और भी गहरी होंगी, विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात के बारे में लिखा है। साथ ही कहा है कि बीते 10 साल में मोदी सरकार ने अथक प्रयास से जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और लोकतंत्र की मजबूती के नए युग की रचना की है। इतना ही नहीं, बल्कि पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। देखिए, एक लंबे वक्त से जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो इंतजार कर रही थी कि कब यहाँ पर चुनाव हो। लंबे वक्त से इंतजार चुनाव का, जहां पर राजनीतिक पार्टियां कर रही थी तो वहीं पर जम्मू कश्मीर की जनता भी कर रही थी। जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा की गई तो जम्मू कश्मीर के लोगों में भी एक खुशी का माहौल है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं वहां के जो स्थानीय निवासी है वो भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव होने के बाद जिस तरीके के हालात अभी बने हुए, हमने देखा कि धारा 370 हटने के बाद अमन शांति घाटी में आई है, लेकिन वहां के लोगों का मानना है कि अगर चुनाव होंगे, सरकार यहाँ पर आ जाएगी तो उसके बाद शांति और भी ज्यादा होगी और भी कई जम्मू कश्मीर के विकास के लिए फैसले सरकार ले पाएगी। फैसले अभी भी होते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं वहां के लोगों का विकास ही होगा, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। जो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक पार्टियों का जिक्र करें तो राजनीतिक पार्टी एक लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी कि कब यहाँ पर चुनाव हो। अब उनका इंतजार भी खत्म हुआ। स्थानीय निवासियों का तो इंतजार खत्म ही हुआ, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का भी इंतजार खत्म हो गया है। और खास बात यह है कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार ये चुनाव हो रहा है। जब आखिरी बार चुनाव हुआ था तब 83 सीटों पर चुनाव हुआ था। इस बार जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव होने वाला है। परिसीमन के बाद सीटें बढ़ गई थी, तो फिलहाल 90 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने वाला। उधर अगर हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में भी 90 ही सीटों पर चुनाव होने वाला है। वहां पर मात्र एक ही दिन में मतदान खत्म हो जाने वाला है, और 4 तारीख का सबसे महत्वपूर्ण तारीख, जिस दिन दोनों ही जगह पर रिजल्ट घोषित होंगे। तो अब इसी के साथ खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि कैसे यूनुस ने मोदी को हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस में आप इस खबर को देख पाएंगे। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बाद से लगातार जो तस्वीरें वहां से सामने आई थी, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस वक्त शुभकामनाएं दी थी बांग्लादेश की नई सरकार को, तो वहीं तख्ता पलट के बाद से ये भी कहा था कि अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों और खास तौर पे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत में भी इसको लेकर के लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है और केंद्र सरकार कई बार हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा भी चुकी है।
वहीं इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है और लिखा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने टेलीफोन पर बात की है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने मौजूदा स्थिति पर विचार का आदान प्रदान भी किया है। इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की गई है। जैसा कि जानकारी मिल रही है विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये जानकारी है। बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण विषय पर जोर दिया है कि फिलहाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ के हिंदू लोगों की सुरक्षा फिलहाल ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना ने देश छोड़ा उसके बाद से सबसे ज़्यादा अगर परेशान वहाँ पर कोई है तो वो है हिंदू समाज के लोग, इसलिए उनकी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि जब शेख हसीना ने देश छोड़ा तो हर तरफ यही सवाल था कि बांग्लादेश के साथ अभी हमारे जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन अब नई सरकार बांग्लादेश में बनेगी तो फिर आगे भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ कैसे रहने वाले हैं। याद होगा कि जब शेख हसीना आई थी तो उसके बाद हमारे यहाँ पर भारत में राजनीतिक पार्टियों की विपक्ष के साथ सत्तापक्ष आपस में मिलजुल करके एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने भी ये सवाल पूछा था कि बांग्लादेश के साथ आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है हमारे रिश्तों को लेकर। तो इस पर भी चर्चा की गई है। यहाँ पर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर के चर्चा हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के लोगों के विकास के लिए भी कई चीज़ों का जिक्र किया है, उनसे बात की है, कहा है कि उनके लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले अंतरिम सरकार के मुखिया बनाए जाने पर मोहम्मद यूनिस को शुभकामनाएं भी दी थी और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान भी दिया था। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, शुभकामनाएं भी दी। जैसे ही पता चला अंतिम सरकार है तो उसके बाद फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर भी पोस्ट किया, सोशल मीडिया के जरिए भी, और तमाम तरीकों से शुभकामनाएं दी। और उस वक्त भी लिखा था कि अब अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन वहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, उन पर अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल, तो देखिए जैसा मेरी सहयोगी आंचल भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बिगड़े शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा स्थिति जो वहाँ की बिगड़ी थी वो तनावपूर्ण हो गए थे। हमने खून खराबी की स्थिति भी देखी, साथ ही साथ हमने आगजनी पत्थरबाजी भी देखी, और साथ ही जो अल्पसंख्यक समुदाय वहाँ बांग्लादेश में यानी कि हिंदू समाज, और ऐसे में हिंदुओं के साथ साथ में जो अन्य वहाँ पर और भी अल्पसंख्यक में लोग हैं, अलग अलग पिछड़ा वर्ग भी है, तो ऐसे में कई लोगों को इस वक्त वहाँ पर बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए अपनी देशव्यापी आंदोलन तो देखा ही, लेकिन साथ ही साथ प्रदेशों से भी आवाज़ उठाई गई थी और कहा गया था कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए और तुरंत ही सामान्य स्थिति लागू होनी चाहिए वहाँ पर। जिस तरीके के हालात इन दिनों बांग्लादेश के नज़र आते हैं, ऐसे में मानव अधिकार का हनन आप करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में कई सारी बातें भी सामने आई थी और इसको लेकर के खास तौर पर चिंता जाहिर की थी भारत की तरफ से भी आग्रह किया गया था मोहम्मद यूनुस से बात करते हुए, और कहा गया था कि जो यथास्थिति इस वक्त वहाँ की बनी हुई है उसमें सुधार की आवश्यकता है और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार अब बंद होने चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने ये भी अपील की कि शांति बहाली की ओर कदम बांग्लादेश की सरकार बढ़ाए। हालांकि अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधार के ओर नज़र नहीं आती है, अभी भी तनावपूर्ण माहौल वहाँ बना हुआ है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय का खास तौर पर यह कहना है कि उन्हें सुरक्षित स्थान दिया जाए ताकि अपने परिवार के साथ में वो अपने जीवन को और आगे वहाँ बढ़ा सके। बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेटियों ने पेरिस ओलंपिक में भी पदकों का श्री गणेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस सब चीज़ों की तारीफ भी की गई है, जानकारी भी साझा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर पेरिस ओलंपिक 2024 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट से बातचीत की। आज पूरी बातचीत का वीडियो भी रिलीज किया जाएगा। वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय दल की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक एथलीट ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है, पूरे देश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। इस दौरान उन्होंने पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतते जीतते चूकने वाले विनेश फोगाट की भी जमकर के तारीफ की है।
तो देखिए तमाम खिलाड़ियों की तो तारीफ की ही की है, लेकिन सबसे खास बात कि विनेश फोगाट की तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आज विनेश फोगाट वापस आ जाएंगी पेरिस से और इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। खासकर हरियाणा में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बताया जा रहा है कि 125 किलोमीटर तक जगह जगह पर विनेश फोगाट का तमाम अलग अलग अंदाज में स्वागत किया जाएगा। बजरंग पुनिया ने इस बाबत जानकारी साझा की है। तो बिल्कुल देखिए, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर कल की उस तस्वीर को आपने देखा होगा जिस वक्त वो एथलीट से बात कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और इसी को कई अखबारों ने हेडलाइंस भी बनाया है, खेलों में कोई भी हारता नहीं है, सीखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम खिलाड़ियों का, उन एथलीट्स का एक और हौसला अफजाई करने की कोशिश की थी, उन्हें और ज़्यादा उत्साहित करने की कोशिश की, उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की आगे आने वाले खेलों के लिए। और साथ ही साथ ये सीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को दी और ये कहा कि अगर आप वहां से पदक नहीं जीत कर आ पाए तो आप ये मत सोचिए, अपने जहन में इस बात को मत रखिए कि आप हार करके आए हैं। आप ये समझिए कि आप कुछ सीख करके आए हैं। हार जीत हर खेल में लगा रहता है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो है सीख की। एक सबक मिला, एक सीख मिली और इसी सीख के साथ आपको आगे बढ़ना है और इसी तरीके से आप आने वाले समय में आप और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन अपना कर पाएंगे खेलों के ज़रिए। तो आप मेहनत करते रहिए, अपने जज्बे को कायम रखिए और हार मानना कभी मत सीखिए, क्योंकि जिस दिन आपने हार मान ली उस दिन आपको किसी प्रकार से कभी कोई जीत नहीं मिल पाएगी। तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी सीख तमाम एथलीट्स के सामने रखी थी। बिल्कुल, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब भी इन बातों का जिक्र किया गया। उससे पहले भी जब तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी करते रहे तब भी इन्हीं बातों का जिक्र अक्सर किया जाता है। हौसला जो है वो खिलाड़ियों का बढ़ाया जाता है, खासकर उन खिलाड़ियों का जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। निराश जो खिलाड़ी है खासकर उन पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है कि उनकी निराशा को किसी तरीके से दूर किया जाए। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात अक्सर कहते हुए नजर आते हैं, बच्चों से भी, खिलाड़ियों से भी, हर वर्ग से ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि कभी भी जीत हार से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें जब हम किसी भी प्रतियोगिता के लिए मैदान में उतरते हैं, न केवल यहाँ पर खेल का जिक्र कर रही हूँ मैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी से यही बात कहते हैं कि जब आप किसी भी मैदान में, किसी भी प्रतियोगिता के मैदान में उतरते हैं तो वहाँ की तमाम व्यवस्थाओं को आप गौर कीजिए कि वहाँ पर व्यवस्थाएं क्या है। खासकर उन प्रतियोगिताओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं जिनका आयोजन देश के बाहर होता है, यानी कि दूसरे देशों में होता है। जब खिलाड़ी यहाँ से जाते हैं, जैसे कि पेरिस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, तब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं आप देखिए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं है, फैसिलिटीज़ क्या है, किस तरह से उन्होंने सभी जो खिलाड़ियों के लिए आयोजन किया गया है। अगर आप वो सब चीज़ें देखेंगे तो उन सब चीज़ों से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जब आप अगली बार जाएंगे तो शायद आपको जीत का ही सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आप भले ही हार करके आ गए हो, निराशा लेकर आए हो, लेकिन अगर आपने वहाँ की व्यवस्थाएं देखी है, तमाम सुविधाएं वहाँ की देखी है और अब अगली बार आप जाएंगे तो आपकी जहन में वो सब चीज़ें रहेंगी, आप उनको रिकॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जीत का सामना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा विनेश फोगाट, देखिए आप जानते हैं कि विनेश फोगाट को किस तरीके से गोल्ड मिलते मिलते चूक गया है। अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो कहीं ना कहीं पक्का ही माना जा रहा था, लेकिन उससे भी चूक गई है। ऐसे में आज विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के बाद पेरिस से वापस आ रही है तो उनके स्वागत के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कोलकाता की करेंगे। दरअसल आईएमए ने 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवा बंद करने की घोषणा की है और इस खबर को भी अलग अलग अखबारों ने तरजीह दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने पूरे देश में आधुनिक चिकित्सा के सभी डॉक्टर द्वारा 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने की घोषणा की है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र और कार्यस्थल पर काम करते हो। इसमें कहा गया है कि आपातकालीन और आकस्मिक विभाग काम करेंगे, लेकिन कोई भी भ्रमा रोगी सेवा और वैकल्पिक सर्जरी उपलब्ध नहीं होगी। शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक का समय बताया जा रहा है जब सभी सेवाएं अस्पतालों में बंद रहेगी। डॉक्टर्स 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक युवा डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
या फिर कहा जा सकता है कि एक विज्ञापन में आईएमए ने साफ कर दिया है कि इस घटना ने अस्पताल में हिंसा के 2 आयामों को सामने ला दिया है। एक महिला के लिए सुरक्षित स्थानों की कमी के कारण बर्बर पैमाने पर अपराध और दूसरा संगठित सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी के कारण गुंडागर्दी। तो देखिए, आईएमए की तरफ से ये कहा गया है कि 24 घंटे के लिए तमाम जो मेडिकल सुविधाएं दी जाती है वो पूरी तरीके से स्थगित रहेंगी, यानी कि सिर्फ इमरजेंसी चलेगी, लेकिन ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है और जिस तरीके का जघन्य अपराध कोलकाता में किया गया और उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जैसी बर्बरता की गई, जैसी हैवानियत की गई, उस खबर ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया और इस पर लगातार हम भी नजर बनाए हुए आप तक पल पल के अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा आगे भी जारी है। फिलहाल रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोलकाता के अस्पताल में उपद्रव को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। अस्पताल में तोड़फोड़ राज्य की विफलता है, राज्य सरकार पर फटकार हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स और पुलिस पर हुए हमले को लेकर के कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है और तमाम जो फटकार है वो राज्य सरकार पर भी लगाई गई है। सीधा कहा गया है कि जो भी कुछ पश्चिम बंगाल में कोलकाता में चल रहा है उसकी ये विफलता है राज्य सरकार की। देखिए, कोर्ट ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए इस हमले को राज्य की बड़ी नाकामी बता दिया। कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर डॉक्टर भयमुक्त होकर के कैसे काम करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल को बंद किया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद कर दिया जाए और मरीजों को आप दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करें ताकि वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था कोलकाता में इस बीच देखने को मिली है, वहाँ बैरिगेटिंग थी, डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक से देर रात को एक भीड़ आती हो और वो भीड़ हमला करना शुरू कर देती है। उस भीड़ को उपद्रवियों की भीड़ बताया जा रहा है। हालांकि ये लोग कौन थे अब तक भी इस बात को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। जांच जरूर की जा रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी इस मामले में की गई है। अब तक 19 लोग जहां गिरफ्तार हुए थे, तो वहीं सीसीटीवी के आधार पर बाकी लोगों की भी जानकारी जुटाने की कोशिश है। और साथ ही ये भी हाईकोर्ट ने फटकार ममता बनर्जी को खास तौर पर लगाई है, यानी पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई गई है कि जो घटना हुई है कोलकाता में, ये कोलकाता के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामी है कि सरकार जो जिन व्यवस्थाओं का दावा करती है और जिन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का दावा करती है, आप अपने आम जनता को जब सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, पुलिस कर्मियों तक पर भी उपद्रवियों ने हमला किया। जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता को आप सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए तमाम फटकार तो यहाँ पर लगाई गई है। साफ ये भी कहा गया है कि अगर पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती है तो हम अस्पताल बंद करने के आदेश दे देंगे। कोर्ट ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन को घटना के संबंध में हलफनामा दायर करने के निर्देश भी दिए हैं। तो यहाँ पर राज्य सरकार पर फटकार लगाई है, साथ ही साथ पुलिस की विफलता पर भी साफ तौर पर टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट पहुंचे हैं सुब्रमण्यम। अमर उजाला ने इस खबर को बड़ी ही अहम जगह दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार जो चर्चा में राहुल गांधी आए हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की है। इसी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। याचिका में स्वामी का साफ ये कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के गृह मंत्रालय को 5 साल पहले शिकायत की थी। अभी तक गृह मंत्रालय ने ये साफ नहीं किया है कि इस मसले पर उसने क्या कुछ फैसला लिया है, क्या कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई होगी भी या नहीं भी होगी। मतलब कि उनका कहना है कि अभी तक गृह मंत्रालय की तरफ से कोई भी साफ तौर पर मुझे स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है कि फैसला क्या लेना है, कार्रवाई होगी या नहीं होगी। कोर्ट गृह मंत्रालय से उनकी दायर याचिका पर अब तक की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट तलब करे। राहुल की नागरिकता पर आरटीआई से मांगी गई जानकारी की
अर्जी के जवाब में केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। तो बिल्कुल देखिए, दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की और सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की है। दरअसल ये पूरा मामला अगस्त 2019 का बताया जा रहा है, जब स्वामी ने केंद्र को एक पत्र लिखा था जिसमें कि स्वामी ने आरोप लगाया था और ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा तो या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। और इसी मामले को लेकर के केंद्र सरकार से जवाब चाहते हैं इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले भी सवाल उठा चुके हैं और अब हाईकोर्ट का तक रुख उन्होंने कर लिया है। बिल्कुल, देखिए अब अगले हफ्ते माना जा रहा है कि हो सकता है कि हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई भी हो, क्योंकि कई सालों पहले ही स्वामी ने गृह मंत्रालय से इस चीज़ को लेकर के अपील की थी या कह सकते हैं कि अनुग्रह किया था, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जैसे कि स्वामी का कहना है कि अभी तक मुझे एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है कि क्या फैसला लिया है, क्या इस पूरे मसले पर कार्रवाई शुरू भी की गई है या नहीं की गई है, आगे आने वाले वक्त में कार्रवाई करेंगे। तो मैं अभी तक गृह मंत्रालय की अभी तक की जो भी कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं हूँ, उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। एक स्पष्ट जो जवाब होता है वो नहीं दिया जा रहा, इसीलिए ही मुझे कोर्ट का रुख करना पड़ा। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मनीष सिसोदिया ने दक्षिण दिल्ली में पदयात्रा शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने परिवार के पास वापस आ गया हूं, ये कहना है मनीष सिसोदिया का और अलग अलग अखबारों ने इस खबर को भी जगह दी है और इसका जिक्र करते हुए कई अखबारों में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया जैसे ही जेल से बाहर आए तो एक बार फिर से वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, काम करने के लिए जुट चुके हैं। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को जहां दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में अपनी पदयात्रा शुरू की, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें फिर से अपने परिवार के बीच आने का मौका मिला है। पिछले हफ्ते जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से मनीष सिसोदिया का ये पहला बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम माना जा रहा है और अब समाप्त हो चुकी है आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित 17 महीने की कैद खत्म होने के बाद से सिसोदिया ने इन बातों का जिक्र किया और ये कहा कि जिस तरीके के 17 महीनों का समय बीता वो सलाखों के पीछे रहे। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो प्रयास किए थे, एक बार फिर से आम जनता के बीच में उन प्रयासों को लेकर के वो उतरेंगे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वो अपने परिवार के बीच में ही लौट आए हों। तो फिलहाल ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस तरीके से अब तक आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिखाई दी हैं, ऐसे में मनीष सिसोदिया तो जरूर जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये कि आखिर अरविंद केजरीवाल कब सलाखों से बाहर आएंगे। तो फिलहाल मनीष सिसोदिया इस वक्त आम जनता के बीच में दोबारा से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और दक्षिण दिल्ली का कालकाजी का ये दौरा उनका रहा था। उन्होंने लोगों से बातचीत की और साथ ही साथ इस दौरे को लेकर के ये कहा कि जिस तरीके से हर किसी ने साथ दिया है अब तक, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक मेरा परिवार है और परिवार के बीच में जब मैं वापस लौटता हूं तो आगे भी ये परिवार हमारा साथ देगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी का रिकॉर्ड, यूपी में बने सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो लगातार 7 वर्ष 149 दिन तक पद पर रहने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ष 2022 से यूपी विधानसभा में गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो 2017 से बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। योगी 19 मार्च 2017 से लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर है। यूपी के लगातार लंबे समय तक सीएम रहने के मामले में दूसरे पायदान पर कांग्रेस के डॉक्टर समूपानंद है। वो 28 दिसंबर 1994 से
माफ कीजिएगा 1954 से 7 दिसंबर 1960 तक रहे थे। 5 साल 345 दिन तक यूपी के सीएम रहे थे। 3 बार सीएम रहे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव। कुल 6 साल 274 दिन तक सीएम के पद पर रहे थे। तो वहीं पर 4 बार सीएम रही हैं मायावती भी। योगी के रिकॉर्ड से काफ़ी पीछे फिलहाल मायावती रह चुके हैं। मायावती कुल 7 साल 16 दिन तक सीएम पद पर रही हैं। सपा से सीएम रहे अखिलेश यादव भी 5 साल 4 दिन ही मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सबसे लंबे कार्यकाल का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम दर्ज कर लिया है। मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को, मायावती को, सभी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो बिल्कुल अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है और अमर उजाला के पेज नंबर 6 पर आप इस खबर को सबसे ऊपर ही देख पाएंगे। योगी ने बनाया रिकॉर्ड, बने सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम, ये हेडलाइंस अमर उजाला की ओर से दी गई है। और साथ ही डॉक्टर संपूर्णानंद, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को पीछे उन्होंने छोड़ दिया है। इस बात का जिक्र करते हुए बाकायदा तस्वीर के साथ में यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि किसका कार्यकाल कितने लंबे दिनों का रहा है। और साथ ही ये भी बताया गया है इस अखबार में खबर को छापते हुए इस बात को बहुत ध्यान से बताया गया है कि अब तक जो सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरे रहे हैं उनमें से जो कार्यकाल रहे हैं उन सभी को पीछे छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ अब बहुत आगे निकल चुके हैं। यानी कि लगातार 7 वर्ष 149 दिन तक पद पर रहने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। इससे पहले 4 बार सीएम रही है मायावती और वहीं 3 बार के सीएम रहे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव। 5 साल 345 दिन के सीएम रहे डॉक्टर संपूर्णानंद जो कि कांग्रेस से थे नेता। और वहीं 3 बार के अविभाजित यूपी के सीएम रहे एनडी तिवारी जो कांग्रेस के ही नेता थे। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे आगे चल रहा है कि 7 सालों का कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा कर लिया है। 7 साल 149 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी वजह से एक और जहां अब सीएम योगी को इसके लिए बधाइयां भी दी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर इस खबर को अलग अलग अखबारों में तरजीह दी गई है। फिलहाल अमर उजाला की इस खबर को मैं आप तक पहुंचा रही थी और इसमें कई और जानकारियां भी साझा की गई हैं कि अब तक के उत्तर प्रदेश के भी कार्यकाल इन सीएम के दौरान में कैसा रहा था। बिल्कुल, और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये भी मानी जा रही है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे अलग ढंग से, सबसे अलग अंदाज से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं। खासकर बुलडोजर कार्रवाई या फिर बुलडोजर बाबा के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अगर हम जिक्र करें तो पूरे देश में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई लोकप्रिय है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाविकास अघाड़ी की बैठक में उद्धव ने सीएम चेहरे पर फैसला लेने पर अब जोर दिया है। तमाम अखबारों ने इसे एक अहम जगह दी है क्योंकि महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव होने वाले। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी एमवीए को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला लेना होगा। तो फिलहाल अलग अलग अखबारों में आप इस खबर को देख पाएंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव का जब ऐलान किया गया तो महाराष्ट्र चुनाव में इस बात का जिक्र करते हुए ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के खासतौर पर घमासान छिड़ता हुआ हमने देखा। विधानसभा चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला करना चाहिए, इसकी मांग की गई, न कि इस आधार पर कि कौन सी पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतती हैं। हालांकि इस बात को लेकर के लगातार लंबे समय से जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को मौका मिल सकता है, तो वहीं अब दूसरी ओर हमने ये देखा है कि कैसे अभी भी उद्धव ठाकरे ने भी इस बात का जिक्र किया कि सबसे पहले ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा साफ होना ज्यादा जरूरी है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी यानी शरद पवार द्वारा समर्थित किसी भी सीएम उम्मीदवार के लिए समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन इसकी बजाय दोनों दलों ने राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को सत्ता से हटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। देखिए, हाल ही में उद्धव ठाकरे जो है वो दिल्ली भी गए थे। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे दिल्ली गए। तब भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे जो दिल्ली गए हैं वो सीएम फेस के लिए ही गए
उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो उन्हीं का चेहरा रहे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं, उनके साथ गठबंधन में जो दल है या फिर नेता हैं, उनके आसपास के खुद उनकी पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो नहीं चाहते कि सीएम फेस वो हो। इसके साथ ही शरद पवार का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी। शरद पवार का साफ ये कहना है कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर और सीटों पर ही फोकस करना चाहिए। अगर हम जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री का चयन हम बाद में कर लेंगे। उद्धव ठाकरे जब दिल्ली आए थे, कई दिन तक वो दिल्ली में रहे, तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात की, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन सीएम फेस पर कोई चर्चा नहीं हुई। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अंदर खाने में चर्चा जरूर हुई, लेकिन निराशा शायद उद्धव ठाकरे को हाथ लगी, इसीलिए ही वो वापस चले गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि जल्द ही महाराष्ट्र में ना चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के अब खास फोकस उन विधानसभा चुनाव पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना कर दिया है। ऐसे में जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी अब पीछे नहीं रहना चाहते हैं। बीते दिनों हमने देखा था, या फिर बीते सालों का हम जिक्र करें तो हमने देखा महाराष्ट्र में किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ। उद्धव ठाकरे सीएम फेस हुआ करते थे, सीएम थे महाराष्ट्र के, लेकिन एक झटके में ही हाथों से कमान चली गई, जिम्मेदारी चली गई और मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे। तो हो सकता है कि वही मलाल अब तक उद्धव ठाकरे के मन में है। उस वक्त भी उद्धव ठाकरे का एक आक्रोशित जो रूप है वो हमने देखा था, अलग अंदाज हमने देखा था, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में वो नज़र आ रहे थे। तमाम रैलियां उन्होंने की, जनता के बीच वो पहुंचे थे, पूरा जोर उन्होंने लगाया कि किसी तरीके से एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में आ जाए, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हो पाया। तो अब उद्धव ठाकरे का मानना है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसीलिए लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन जो ज़्यादा अच्छा रहा है, विधानसभा चुनाव में भी जीत उन्हें कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की पक्की लग रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि पहले से ही सीएम फेस डिसाइड हो जाए। तो चलिए, अब इसी के साथ खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में वापस अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है मायावती ने, और हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन करेंगी मायावती। तो द हिंदू में इस खबर को जगह दी गई है, अलग अलग अखबारों में भी आप इस खबर को देख पाएंगे। लेकिन अब देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी बसपा का जिक्र आता है तो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी जाती है। और अब जब विधानसभा चुनाव लड़ने का जिक्र आया जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर, तो जम्मू कश्मीर में भी अकेले चुनावी मैदान में उतरने का जिक्र मायावती की तरफ से किया गया, जबकि हरियाणा में गठबंधन करने की तैयारी में बसपा इस वक्त नजर आ रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को ये कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव अपने दम पर और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD के साथ मिलकर के लड़ेगी। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के बहुप्रतीक्षित चुनाव का स्वागत किया। और जम्मू कश्मीर में लगभग एक दशक के बाद से 18 सितंबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिससे कि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद अपनी पहली सरकार चुनने का मंच तैयार हो जाएगा। यानी ये पहला मौका होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि वो अपने मन पसंदीदा सरकार को चुन पाए। लेकिन साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि मायावती की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और साथ ही साथ हरियाणा में गठबंधन में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने साल 2019 में 59,000 यूपी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की थी। हिंदुस्तान टाइम्स या तमाम अखबारों ने इसे हेडलाइन दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को 2019 में सहायक शिक्षक भर्ती अभियान में मेरिट सूची को रद्द कर दिया है, जिसके माध्यम से 59,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना गया था। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के तहत नियुक्तियों के लिए 3 महीने के भीतर एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और ब्रिजराज सिंह की पीठ ने 13 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए 13 मार्च 2023 के एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों द्वारा मामले के संबंध में दायर 90 विशेष अपीलों को रद्द करने और उनका निपटारा करने का आदेश फिलहाल दे दिया है।
तो देखिए यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आदेश जो है वो दे दिया गया है। 13 मार्च 2023 के एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों द्वारा मामले के संबंध में दायर 90 विशेष अपीलों को रद्द करने, देखिए 90 विशेष अपील जो है वो की गई थी, लेकिन सभी अपीलों को रद्द करने और उनका निपटारा करने का आदेश फिलहाल कोर्ट की तरफ से दिया गया है। यूपी टीचर्स भर्ती का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर के अब हाईकोर्ट काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आया और हाईकोर्ट ने सभी जो अपील दायर की गई थी उन अपीलों को रद्द करने का फैसला फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2019 के तहत नियुक्तियों के लिए 3 महीने के भीतर एक नई चयन सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए। देखिए तमाम अपील जो है वो तो रद्द की गई है, लेकिन साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट को भी निर्देश दिए गए हैं कि 3 महीने का समय आपके पास है, 3 महीने के अंदर अंदर एक चयन सूची जो है वो तैयार की जाए, वो कोर्ट को के सामने रखी जाए। तो यूपी गवर्नमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं अब ये चैलेंजिंग रहने वाला है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और बृजराज सिंह की पीठ ने 13 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए 13 मार्च 2023 के एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को भी चुनौती देने वाली सभी जो अपील की गई थी उम्मीदवारों द्वारा मामले के संबंध में 90 विशेष अपीलें की गई थी, सभी को रद्द भी कर दिया है। तो अपील रद्द करने के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट के लिए भी एक खास तौर पर निर्देश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। देखिए, लखनऊ की बेंच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई इस मामले को कर रही थी और ये मामला 2019 का है, जिस वक्त मेरिट लिस्ट निकाली गई थी शिक्षक भर्ती को लेकर के, और इसमें 69,000 अब तक जो नियुक्ति पत्र को लेकर के कहा जा रहा था कि बहुत जल्द जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट हुई थी जारी, लेकिन अब उस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया गया है और ये कहा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर एक फ्रेश लिस्ट तैयार की जाए और उसी आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए, नियुक्ति पत्र जारी किए जाने चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मांझी ने काटी है बेजुबानों के जीवन की डोर, उड़ने के लिए मोहताज हुए पक्षी। देखिए आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस में पतंगबाजी पक्षियों के लिए काल बनी है। खतरनाक मांझे की चपेट में आने से कई बेजुबानों के जीवन की डोर कट गई है। कई पक्षियों के पंख कटने से वो उड़ने तक के लिए मोहताज हो गए हैं। पतंगबाजी का शौक रखने वालों की लापरवाही पक्षियों पर भारी पड़ चुकी है। तो हमने स्वतंत्रता दिवस पर देखा कि किस तरीके से युवाओं में खासा उत्साह होता है। पतंगबाजी हर जगह पर देखने को मिलती है, लेकिन इन पतंगबाजी में पक्षियों के लिए काल बन चुकी है। दरअसल खतरनाक मांझे की चपेट में आने की वजह से कई बेजुबानों के जीवन की डोर कट गई है। कई पक्षियों के पंख कटने की वजह से अब वो उड़ान नहीं भर पाएंगे, उड़ने तक के लिए मोहताज हो गए हैं। पतंगबाजी का शौक रखने वालों की लापरवाही जो है वो पक्षियों पर भारी पड़ी है। दरअसल हर बार आप ये सुनते हैं कि किस तरीके से जब भी पतंगबाजी का समय आता है, मौका आता है, उस वक्त पतंगबाजी करते वक्त जो मांझा होता है उस मांझे की चपेट में आने की वजह से कई पक्षियों के या तो पंख फंस जाते हैं, उनकी गर्दन फंस जाती है, कई बार उनके पंजे अटक जाते हैं, जिस वजह से इस वक्त पक्षियों पर बहुत ज़्यादा इसका असर हर किसी ने देखा है। और इसी के तहत में ये कहा जा रहा है कि कई बेजुबान जो पक्षी हैं, यहाँ तक कि अगर मांझा कट करके सड़कों पर गिरता है तो वो बाकी के बेजुबान जानवरों को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इसी वजह से इस हेडलाइन को आप देख पाएंगे, अलग अलग अखबारों में आप इस खबर को देख पाएंगे कि कैसे जब भी आप पतंगबाजी करते हैं तो आपको बहुत अलर्ट होकर के पतंगबाजी करने की ज़रूरत होती है। आप खुली जगह पर कीजिए जहां पर बहुत ज़्यादा पक्षियों का आना जाना या उड़ना आप ना देखते हों, और साथ ही या फिर ऐसी जगह का चुनाव कीजिए जहां पर बेजुबान जानवर वहां इर्द गिर्द ना घूमते हो, ताकि अगर मांझा कटता है, पतंग आपके कटती है और वो मांझा फिर सड़कों पर गिरता है तो वो उन बेजुबान जानवरों के ना पैर में फंसे, ना ऐसे पक्षियों पर भी इसका असर पड़े, क्योंकि पक्षियों की उड़ान भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है, आपको इस पर भी विचार ज़रूर करना चाहिए इंसानियत के नाते। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात शेयर मार्केट की कर लेते हैं। दरअसल आईटी में खरीदारी से 2 हफ्ते तक उच्च स्तर पर रहेगा सेंसेक्स। हफ्ते में 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार 16 अगस्त को सेंसेक्स 1330 अंक यानी कि 1.68% की तेजी के साथ 80,436 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 400 अंक यानी कि 1.65% की तेजी रही और ये
24,541 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार सुबह 800 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ खुला था। हालांकि बाद में इसमें 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली, फिर दोबारा से बाजार ऊपर आ गया। आईटी, ऑटो, मीडिया, रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी भी हो चुकी है। एनएसई के आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा 2% की तेजी रही है। ऑटो, मीडिया, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी 1% से ज़्यादा चढ़े हैं। देखिए, हम यहाँ पर शेयर मार्केट का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से आईटी में खरीदारी से 2 सप्ताह के उच्च स्तर पर फिलहाल जो है वो आंकड़ा पहुँच चुका है। सेंसेक्स फिर से 80,000 ही नज़र आ रहा है। एक दिन में ही मार्केट में करीब 7 लाख करोड़ रुपए जो है वो बाजार में चढ़त देखने को मिली है, बढ़त देखने को मिली है। 16 अगस्त का हम ये जिक्र कर रहे हैं कि 16 अगस्त को सेंसेक्स 1330 अंक यानी कि 1.68% की तेजी के साथ 80,436 के स्तर पर बंद हुआ था। तो बिल्कुल देखिए, अगर हम ख़ास तौर पर जब बिजनेस से जुड़े हुए लोगों की बात करते हैं, जो लोग शेयर बाज़ार से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे में उन्हें इस बात की जानकारी ज़रूर चाहिए होती है कि इस वक्त शेयर बाज़ार कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ऐसे में सेंसेक्स एक बार फिर से 80,000 पर चढ़ा है। एक दिन में मार्केट कैप करीब 7.30 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ चुका है और कंपनियों की बिक्री इस दौरान 8% बढ़ गई है, लेकिन मुनाफा 6 तिमाही में सबसे कम बताया जा रहा है, यानी 4.4% तक का। तो ऐसे में अभी भी इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सोच समझ करके इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अलर्ट होकर के इन्वेस्ट कीजिए कि आप किस ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में क्षेत्रीय फिल्म की धूम देखने को मिली है। 8वां शीर्ष फिल्म कंतार, ऋषभ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। द हिंदू ने भी इस खबर को जगह दी है। शुक्रवार को घोषित 2022 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में क्षेत्रीय फिल्मों का दबदबा देखने को मिला है। दरअसल इस दौरान जब नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें कि मलयालम में आटम नाम के नाटक को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया। ऋषभ शेट्टी ने कंतारा, जो कि कन्नड़ में बनाई हुई फिल्म थी और जिसे दर्शकों ने, यहाँ तक कि भारतीय दर्शकों ने खासतौर पर बहुत ज़्यादा पसंद किया था। न केवल साउथ की तरफ आपने इस मूवी का क्रेज़ देखा होगा, बल्कि जिस वक्त ये फिल्म हिंदी में डब की गई थी और इंग्लिश में डब की गई थी, उस वक्त भी कांतारा ने सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप बटोरी थी और इसे ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में इसे तैयार किया गया था। और इसी फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता नित्या मेनन और मानसी पारेख ने। तो ऐसे में कई ऐसी फिल्में हैं जो कि तमिल से जुड़ी हुई, तेलुगु से जुड़ी हुई, कन्नड़ से जुड़ी, यानी कि साउथ की फिल्मों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नेशनल अवार्ड्स के दौरान किया है। और वहीं कच्छ एक्सप्रेस गुजराती के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साझा किया गया था इस दौरान। तो कई फिल्में जो कि खासतौर पर अलग अलग राज्यों की रही हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बिल्कुल, तो देखिए, कई ऐसी फिल्में रहती है जो हमेशा ही लोगों के दिलों पर छाप छोड़ जाती है और फिर उनका नाम जो है अवार्ड की लिस्ट में भी दर्ज हो जाता है। फिलहाल सुर्खियां अखबार की में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।